हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स नेस्ट। आई एम गरिमा और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपने बैंक एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या आपका स्केड्यूल होना चाहिए, कितने घंटे आपको प्रिपेयर करने हैं, कितने मंथ्स प्रिपेयर करने हैं। ये सारे डाउट्स आज आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो से, तो आप बिल्कुल शुरुआत से अंत तक बने रहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, हम शुरुआत के 1 से 2 मिनट थोड़ा सा एग्जाम समझने की कोशिश करेंगे, सिलेबस समझने की कोशिश करेंगे, ऑल्सो कट ऑफ मार्क्स देखेंगे जो भी प्रीवियस ईयर्स के रहे हों। तो अगर आप बिगनर नहीं हैं, नॉन बिगनर्स हैं, तो ये सारी बातें आपको पता होंगी, तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं वीडियो बेशक। लेकिन क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स भी ये देख रहे होंगे वीडियो, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं एग्जाम्स को लेके। तो देखिए, जब भी बैंक एग्जाम्स फ्रेंड्स आप देते हैं, चाहे वो IBPS का एग्जाम हो, चाहे वो SBI का हो, या फिर कह लीजिए RRB का हो, और RBI का जो फेज 1 होता है ग्रेड B का, उसमें भी सेम ही पैटर्न होता है ऑलमोस्ट। तो देखिए, यहाँ पे पहला जो स्टेप होता है वो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, ये होगा ऑब्जेक्टिव। फिर आता है, अगर आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। इसके साथ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी पेपर होता है, जिसमें आपको लेटर और या फिर एक ऐसे लिखने को कहा जाता है। तो देखिए, आपको देना होता है मेंस और डिस्क्रिप्टिव पेपर एक साथ, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पेपर उन्हीं का इवैल्यूएट होता है जो लोग मेंस में क्वालिफाई होते हैं। पहला हो गया प्रीलिम्स, फिर हो गया मेंस, फिर जो तीसरा एंड फाइनल जो आपका स्टेप होता है वो होता है इंटरव्यू। और जब इन तीनों में आप क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन आता है। तो ये ज्यादातर इन सारे एग्जाम्स में होता है। RBI में फेज 2 में पेपर चेंज हो जाता है, बट फेज 1 में मोस्टली आपका QRE सेक्शन ही पूछा जाता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न को। देखिए, यहाँ पे मैंने IBPS PO का एग्जाम पैटर्न लिया है। तो प्रीलिम्स में देखिए 1 घंटे का टाइम होता है और 100 क्वेश्चंस आपको करने रहते हैं 100 मार्क्स के। वेयर एज मेन्स में देखिए करीब करीब 3.5 घंटे का होता है और यहाँ पे 225 मार्क्स टोटल अलॉट किया जाता है। प्रीलिम्स में आपका QRE सेक्शन ही होता है, मेंस में भी QRE सेक्शन होता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे एक GA सेक्शन का एडिशन हो जाता है और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एडिशन हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए, सबसे ज्यादा जो आपको कंपटीशन मिलेगा वो होगा प्रीलिम सेक्शन में, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर यहीं पे होते हैं। ऑल्सो कट ऑफ भी इसमें प्रीलिम्स में काफी हाई जाता है, तो बिल्कुल आप प्रीलिम्स को नेग्लेक्ट मत कीजिए, इसकी भी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। ऑल्सो फ्रेंड, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की कोशिश कीजिए आप तैयारी साथ में ही करें, क्योंकि एक बार अगर आपका प्री क्वालिफाई हो गया तो मेंस और प्री के बीच हार्डली 1 मंथ का गैप होता है, और 1 मंथ उस टाइम सफिशिएंट नहीं हो पाते हैं पूरा मेंस की तैयारी करने के लिए। इसलिए कहा जाता है, जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, मेंस की भी साथ में ही तैयारी करते रहें। फिर देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कट ऑफ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया लिया है 2020-21 में जो पेपर हुआ था IBPS PO का। उसमें देखिए प्रीलिम्स का जो कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी के लिए 58.75 आउट ऑफ 100 गया है। ऑल्सो मेंस का देखिए 83 गया है, बट आउट ऑफ 225। तो कट ऑफ देखिए कितना डिफरेंस हो जाता है प्रीलिम्स और मेंस में। ऑल्सो मेंस का अगर आप सेक्शनल वाइज कट ऑफ देखें तो देखिए, रीजनिंग में 6 मार्क्स है आउट ऑफ 60, क्वांट में 11, इंग्लिश में 9, GA का 8 एंड डिस्क्रिप्टिव का 10। तो देखिए, कट ऑफ इतना कम जाता है सेक्शनल वाइज मेंस में, तो सोचिए आप पेपर कितना टफ रहता होगा कि बच्चों को 6 मार्क्स भी ले आने में आउट ऑफ 60 काफी परेशानी होती है। इसलिए आपको अपना 100% देना है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, तभी ये पेपर आपसे क्लियर हो पाएगा। अब देखते हैं सिलेबस क्या होता है। सो देखिए, क्वांट में ये सारे टॉपिक्स आते हैं आपके। रीजनिंग की बात की जाए तो देखिए ये सारे टॉपिक्स हैं इंक्लूडेड इसमें। फिर इंग्लिश की बात की जाए तो ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं इसमें। आप डिटेल टॉपिक वाइज टॉपिक आप जब प्रिपरेशन करने लगेंगे तब आपको पता चलेगा किस टॉपिक में क्या है। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ तक हमने बस एक जनरल पैटर्न जो एग्जाम का था वो समझने की कोशिश की कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ क्या होते हैं, सिलेबस क्या होता है। तो ये सारे बेसिक जो पॉइंट्स थे आपको अब समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होता है, जो भी बिगनर्स होते हैं स्पेशली, हाउ मेनी मंथ्स टू प्रिपेयर। तो देखिए, ये बहुत ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप पे ही डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं अपने प्रिपरेशन में। तो इट्स लाइक सेइंग कि
मान लीजिए ग्राउंड है, उसमें एक राउंड लगाने में डिफरेंट लोगों को कितना टाइम लगता है। तो कुछ लोग कहेंगे उनको 10 मिनट लगता है, कुछ लोग कहेंगे उनको 30 मिनट्स भी लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी स्पीड पे। तो लाइक वाइज आपको कितने मंथ सफिशिएंट पड़ेंगे इस प्रिपेयर करने के लिए एग्जाम, वो डिपेंड करता है आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं एग्जाम्स में। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन। मान लीजिए आप 10 घंटे प्रिपेयर करने के लिए इन्वेस्ट कर तो रहे हैं टाइम, लेकिन आप मैक्सिमम टाइम जो है कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक, कभी सोशल मीडिया इस पे ही स्पेंड कर रहे हैं आउट ऑफ दीज 10 आवर्स। सो ऑफ कोर्स दोज आर नॉट फ्रूटफुल आवर्स। सो आपको डेडिकेशन भी होना चाहिए अलोंग विद द टाइम स्पेंड। फिर ये डिपेंड उस पर भी करता है आपकी स्ट्रीम क्या रही हो। मान लीजिए आप कॉमर्स स्टूडेंट रहे हो तो हो सकता है आपको क्वांट सेक्शन प्रिपेयर करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, वेयर एज जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको क्वांट अच्छे से आती होगी तो उन्हें उसमें कम टाइम लगेगा। बट फ्रेंड्स, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो नहीं कर सकते ये क्रैक एग्जाम, क्योंकि देखिए जो भी आपके मैथ्स पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है, ये 10th लेवल तक आपने जितनी पढ़ी हो मैथ्स या इंग्लिश वही पूछी जाती है। तो ऐसा कुछ नया नहीं है जो साइंस स्टूडेंट्स को बेनिफिट दे। ऑल्सो रीजनिंग तो किसी ने नहीं पढ़ी होती है अपने पूरे एकेडमिक्स में, तो ये सेक्शन सबके लिए ही न्यू रहता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है आपको कितने टाइम लगेंगे। आइडियली देखिए 6 to 8 मंथ्स लगते हैं प्रिपरेशन में। मैं 6 to 8 मंथ्स इसलिए कह रही हूँ ताकि आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना रहे प्रिपरेशन का और आप इजी वे में प्रिपेयर कर सके। कुछ लोग 4 मंथ्स में भी प्रिपेयर कर लेते हैं, बट यहाँ पे काफी डेडिकेशन चाहिए। मान लीजिए आपको 14 से 15 घंटे पढ़ने पड़ सकते हैं अगर आप 4 मंथ्स में क्वालिफाई करना चाहते हैं एग्जाम। सो फ्रेंड्स, ये सारी बात हो गई कितने मंथ्स लगेंगे आपको प्रिपेयर करने में। अब बात करते हैं आपको कितने घंटे डिवोट करने हैं, क्योंकि काफी कंफ्यूजन रहती है इसके रिगार्डिंग भी लोगों के मन में। तो देखिए, अगर आप नॉन वर्किंग है, सबको यही 24 घंटे मिलते हैं फ्रेंड्स, अगर वर्किंग है तो भी, नॉन वर्किंग है तो भी। तो आप कुछ इस वे में अपना जो डे का है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नंबर ऑफ आवर्स। 7 आवर्स की स्लीप, 10 से 12 घंटे की स्टडी और 5 घंटे की मिसलेनियस एक्टिविटी जैसे टेकिंग अ बाथ या फिर ईटिंग योर मील्स या ये सब एक्टिविटी। तो देखिए, आप 7 आवर्स की स्लीप में कोशिश कीजिए मत कॉम्प्रोमाइज कीजिए, ताकि आपका जो माइंड है बिल्कुल फ्रेश रहे जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ऑफकोर्स वंस इन अ वाइल इट्स ओके, कभी आपका कुछ कवर अप नहीं हो पाया या फिर ड्यू टू इमरजेंसी आप नहीं पढ़ पाए उतने घंटे, तो कभी कभी आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हैं अपने स्लीप में भी, बट डू नॉट मेक इट अ हैबिट। तो 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना है अगर आप नॉन वर्किंग हैं। जहां आप प्लस माइनस कर सकते हैं वो आपको ये जो टाइम फ्रेम है काफी लंबा, वहां आप कर सकते हैं। तो इसमें आप माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपने जो नंबर ऑफ स्टडी आवर्स है वो डिवोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्किंग लोगों की। तो वर्किंग लोगों के पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ अलग सा होता है। यहाँ पे 10 आवर्स ही आपको जॉब करनी पड़ती है इंक्लूडिंग दी ट्रैवलिंग टाइम। 7 आवर्स की स्लीप है, 2 से 3 घंटे आपको मिसलेनियस एक्टिविटी एज आई सेड उसके लिए आपको निकालने पड़ेंगे और 4 से 5 घंटे आपको स्टडी पे डिवोट करना पड़ेगा वीकडे में। ऑल्सो वीकेंड पे आपको थोड़ा सा ज्यादा पुश करना पड़ेगा और 12 से 13 घंटे तो लगाने ही हैं अपने स्टडीज पे। फ्रेंड्स, एज आई सेड प्लस माइनस आप कर सकते हैं यहाँ पे जो मिसलेनियस एक्टिविटी है, और लाइकवाइज इस टाइम को आप और इंक्रीज कर सकते हैं। ये ऑल्सो डिपेंड करता है पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम जॉब है। यहाँ पे जो मैंने लिया है ये फुल टाइम जॉब ही लिया है, कंसिडरिंग 10 आवर्स की आपकी जॉब होती है। तो ये बात हो गई कितने घंटे आपको डिवोट करने हैं अपने स्टडीज पे। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और मैक्सिमम जो आपका डाउट होता है कितने घंटे डिवोट करने हैं या कितने मंथ्स लगेंगे प्रिपरेशन में, ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपने सोच लिया है एग्जाम्स कौन कौन से आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको पहले 4 दिन ये करना है कि आपको अपने एग्जाम के बारे में जानना है। तो बिल्कुल आपको एग्जाम पैटर्न जानना है, फिर आपको सिलेबस जानना है, कट ऑफ कितना गया था ये जानना है, फिर आपको रिसोर्सेज जानने हैं, कहाँ कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है। तो देखिए, मैक्सिमम पार्ट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर दिया है इस वीडियो में। आपको पैटर्न पता चल गया है, सिलेबस पता चल गया है, कट ऑफ भी मैंने आपसे शेयर कर दी है।
रिसोर्सेज के लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं QRE सेक्शंस के लिए प्लस GA सेक्शन के लिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप बिल्कुल वो वीडियो देख के आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उन वीडियो से ही आपको सारे रिसोर्सेज, बुक, यूट्यूब चैनल्स, फैकल्टीज सब पता चल जाने वाली है। फिर जैसे मैंने कहा, रिसोर्सेज आपको पता होने चाहिए। आफ्टर स्पेंडिंग इन दीज 1 or 2 days आप ट्राई कीजिए कोल्ड मॉक्स लेने का। कोल्ड मॉक्स यानी कि आप बस ट्रायल बेसिस पे जज करने के लिए अपनी प्रिपरेशन एक मॉक टेस्ट दीजिए। आप कोशिश कीजिए प्रीवियस ईयर का दीजिए। बहुत सारे एटेक्स ऐसे होते हैं जहां पे ये प्रीवियस ईयर जो पेपर्स होते हैं वो एज अ मॉक टेस्ट दिए रहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप कोशिश कीजिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट देने के लिए, ताकि आपके भले ही वहां पे 0 स्कोर आ रहे हों, लेकिन ताकि आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल सके एग्जाम का, इंटरफेस का, जो टाइमर्स होता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है आपके एग्जाम में, प्रेशर कितना होता है आपके एग्जाम्स में। ये सारी बातें आपको पता चलेंगी जब आप कोल्ड मॉक्स देंगे। ऑल्सो आपको पता चलेगी आप अभी किस लेवल पे लाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको कोल्ड मॉक्स देने हैं 3rd डे पे। फिर आपको इन 4 दिनों में रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है। मैं रियलिस्टिक इसलिए कह रही हूँ गाइज, ताकि आप वो फॉलो भी कर सके। मान लीजिए आप वर्किंग है और आप 7 to 8 आवर्स का एक टाइम टेबल बना रहे हैं, आपको भी पता है आप वो फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा टाइम बनाएं जो आप एग्जीक्यूट भी कर सके। रियलिस्टिक होना चाहिए वो। कोशिश कीजिए अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अभी 1 वीक के लिए ही बनाइए, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कौन सा आपका टॉपिक कितना टाइम लेने वाला है। तो शुरुआत में बस आप 1 वीक के लिए बनाइए और फिर इन दी कमिंग वीक्स आप प्लस और इसको माइनस करते जाइए जैसा जैसा आपको लगे आपकी प्रिपरेशन को रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज आपको फर्स्ट 4 डेज में करनी है। अब देखिए, पहले 4 दिन आपने ये किया, फिर आपका जो 2 मंथ है शुरुआत का, उसमें आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं, यानी कि बेसिक्स जो है उस पे काम करना शुरू करना है। एक बार आपको पता चल गया आपको कौन से रिसोर्स फॉलो करने हैं, कोई बुक फॉलो करनी है या यूट्यूब चैनल्स फॉलो करने हैं, या जो भी रिसोर्सेज आप फॉलो करना चाहते हैं आपने डिसाइड कर लिया, फिर आपको उस पे ही स्टिक करना है। डू नॉट गेट मच कंफ्यूज्ड इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, बी वेरी क्लियर। आप बिल्ड कैसे करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स? आपको टॉपिक बाय टॉपिक जाना है। मान लीजिए आपने रीजनिंग उठाया तो पहला चैप्टर मान लीजिए आपने इनइक्वालिटी की, तो स्टार्ट विथ इनइक्वालिटी। उसके बाद 100 से 150 क्वेश्चंस पर टॉपिक आपको करने हैं। तो जैसा मैंने बोला, रीजनिंग उठाया, इनइक्वालिटी टॉपिक आपने शुरुआत की, आप उसकी थ्योरी बिल्कुल पढ़ लीजिए। उसके बाद आप कोशिश कीजिए 100 to 150 क्वेश्चन सॉल्व करने की बेस्ड ऑन द इनइक्वालिटी क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल रिसोर्सेज कोई भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें क्वेश्चंस दिए होंगे, या फिर आप गूगल पे सिंपली टाइप करेंगे तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस पर टॉपिक आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने को। फिर फ्रेंड्स, रिवीजन भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने फर्स्ट डे जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल इनइक्वालिटी पढ़ा, अगर आपने उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए तो आप 4th डे सब कुछ भूल जाएंगे जो भी आपने इनइक्वालिटी का पढ़ा होगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर फर्स्ट डे इनइक्वालिटी पढ़ा, सेकेंड डे कोशिश कीजिए इसी टॉपिक के 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और ऐसे ही आपको करते रहना है। जो भी मान लीजिए 3rd डे है तो जो भी 2nd डे पढ़ा प्लस फर्स्ट डे पढ़ा उसके 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, तब जाके आपका बेस स्ट्रांग बनेगा। ऑल्सो फ्रेंड, आप चैप्टर टेस्ट की लीजिए। मान लीजिए आपने एक वीक में 7 टॉपिक्स कवर किए, तो बाय एंड ऑफ द वीक यानी कि सैटरडे या संडे को आप चैप्टर टेस्ट लीजिए। आपको मान लीजिए 1 से 1.5 घंटा इसमें लगेगा। चैप्टर टेस्ट देखिए आपको या फिर बुक से लेने हैं, या फिर कोई अगर आपने टेस्ट सीरीज ली हो तो उसमें भी पर टॉपिक टेस्ट होते हैं, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 8 से 10 मिनट्स के ये टॉपिक्स टेस्ट होते हैं। तो मान लीजिए 7 है तो कुल मिलाप के आपको 1 से 1.5 घंटा सारे टॉपिक्स पे टेस्ट देने में लगेगा। इससे क्या होगा, आपका सारा टॉपिक्स रिवाइज हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस होगा और आपका बेस क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आपको ज्यादा ध्यान अपने एक्यूरेसी पे देना है और स्पीड पे बाद में फोकस करना है। तो मान लीजिए आपको किसी भी क्वेश्चन करने में 5 मिनट भी लग रहे हैं पर क्वेश्चन, तो कोशिश कीजिए जो भी आप कर रहे हैं वो सही आंसर हो, rather than doing fast and making it wrong. Also friends, अगर आप मान लीजिए 100 या 150 क्वेश्चंस पर टॉपिक कर रहे हैं, start with the easy level.
देन मूव टू मॉडरेट लेवल और फिर आप जाएंगे हाई लेवल पे। तो देखिए लेवल वाइज क्वेश्चंस बुक्स में भी प्रोवाइडेड होते हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जो भी आपने टेस्ट सीरीज लिए हैं उसमें भी इजी, मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट 2 मंथ्स आपको बिल्कुल अपने बेसिक्स पे ही फोकस करना है और कवर करना है सिलेबस, ताकि आप पे वो प्रेशर ना हो सिलेबस कवर करने की। एक बार आपका बेसिक सारा क्लियर हो गया, फिर आपको उसके बाद काम करना है अपने एक्यूरेसी और स्पीड पे। तो ऐसे आपको यूटिलाइज करना है अपना टाइम। बट फ्रेंड्स, जब आप ये 2 मंथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजें डेली बेसिस पे भी करनी है यहाँ 2 मंथ पे। तो मान लीजिए आप हैं नॉन वर्किंग, आपका फुल टाइम प्रिपरेशन में जा रहा है, 12 घंटे आप डिवोट कर रहे हैं अभी प्रिपरेशन में। तो इनमें से देखिए 4 घंटे आपको ऐसे निकालने हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे रोज। 2 घंटे आपको देने हैं इंग्लिश में, इसमें न्यूज़पेपर रीडिंग भी आएगा, और 2 आरसीज डेली करनी है आपको। देखिए फ्रेंड्स, पहले भी मैंने कहा है न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, आप कुछ एरर डिटेक्शन टॉपिक पे आप एक सेंटेंस पढ़ते हैं, हो सकता है टेक्निकली आपको आंसर उसका नहीं पता हो, लेकिन क्योंकि आप रीडिंग के हैबिट में है, आप एरर डिटेक्शन में स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि सुनने में ये सेंटेंस रॉन्ग लग रहा है, मतलब ये पार्ट इस क्वेश्चन का कुछ गलत है। तो ये बेनिफिट होता है अगर आप रेगुलर बेसिस पे रीडिंग करते हैं तो। इसके अलावा वोकैब में हेल्प करता है, आरसीज में हेल्प करता है, रीडिंग स्किल डेवलप होती है आपकी। तो आपको 2 घंटे रोज इंग्लिश सेक्शन को देने हैं। इसके अलावा आपको 1 घंटा रोज जीए सेक्शन को भी देना है, जिसमें आप जीए सेक्शन मेंस लेवल में 2 आता है वो, बट आप अभी से प्रिपरेशन उसकी स्टार्ट कर देंगे। जो लोग डेली नहीं दे सकते हैं वो कोशिश करें वीकली तो टाइम जरूर डिवोट करें अपने जीए सेक्शन प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा देखिए इन्हीं 4 घंटे में आपको 30 मिनट्स डीआई को देना है, और कोशिश कीजिए इसके हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप कवर करें धीरे धीरे। इसी तरह पजल्स जो है रीजनिंग में, उसको भी आपको 30 मिनट देना है, और उसके भी हर टाइप ऑफ पजल्स आपको करने हैं। कोशिश कीजिए 2 प्रीलिम्स और 1 मेंस लेवल का कीजिए। शुरुआत में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, पर धीरे धीरे स्पीड आपकी आएगी। फ्रेंड देखिए ये बस एक रफ आइडिया है, आपके पास जितना टाइम हो उसके हिसाब से आप प्लस एंड माइनस भी यहाँ पे कर सकते हैं अपने टाइम पे। फिर जैसे ही आपके बेसिक्स मान लीजिए क्लियर हो जाते हैं फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिए वंस इन अ वीक या फिर वीकेंड पे कोशिश कीजिए अपने डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी प्रिपरेशन करने को। तो वीकेंड पे कोशिश कीजिए 1 या 2 लेटर लिखने और 1 या 2 एस्से लिखने की कोशिश कीजिए कुछ हेल्प लेके। तो इससे आपका साथ में ही डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी प्रिपेयर होता जाएगा। इसके अलावा देखिए ये 4 घंटे प्लस 8 घंटे, तो 8 घंटे में अपने आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कीजिए, चाहे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आप सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारा आप टाइम डिवोट कीजिए अपने 8 घंटे में। फ्रेंड्स ये हो गई नॉन वर्किंग की बात। बट अगर आप वर्किंग हैं और आपको 4 से 5 घंटे ही मिलते हैं, तो देखिए 1 घंटे आपको इंग्लिश को देने हैं, एज आई सेड न्यूज़पेपर रीडिंग और आरसीज। 1 घंटे आपको देने हैं डीआई प्लस पजल, और बाकी के जो 2 से 3 घंटे हैं वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में यूटिलाइज होने चाहिए। अफकोर्स देखिए जीए अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वीकेंड पे कवर कीजिए, और या फिर अपने ऑफिस आवर्स में ही या फिर ट्रैवलिंग टाइम को यूटिलाइज करके जीए को डेली आप कवर अप कर सकते हैं। तो इस वे में जो वर्किंग है वो अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर देखिए बहुत सारे अब आपके डाउट्स ये होंगे कि हम मॉक टेस्ट का क्या करें, हाउ शुड बी स्टार्ट द मॉक टेस्ट और व्हेन टू स्टार्ट टेकिंग द फुल मॉक टेस्ट। तो देखिए शुरुआत में आप फुल मॉक टेस्ट मत लगाएं, रेदर देन चैप्टर टेस्ट लगाएं या फिर सेक्शनल टेस्ट लगाएं। सेक्शनल टेस्ट यानी पर सेक्शन आपको टेस्ट देने हैं। एक बार आपको जब ये लगे कि आपने सारा सिलेबस कवर अप कर दिया है, या फिर 80 से 90% सिलेबस आपका कवर हो गया है, तब आप शुरू करें फुल मॉक टेस्ट देना, वो भी प्रीलिम्स लेवल से स्टार्ट करें। एक बार जब आप प्रीलिम्स लेवल मॉक टेस्ट से कंफर्टेबल हो जाए, मान लीजिए 10 से 12 मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के देने के बाद कंफर्ट लेवल आ जाता है, तो फिर आप जंप करें मेंस लेवल के मॉक टेस्ट देने पे। देखिए इनिशियली लो मार्क्स आपके आएंगे मॉक टेस्ट में, डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, सबके साथ होता है, बट धीरे धीरे आपका परफॉर्मेंस बेटर होता जाएगा। फिर दूसरा डाउट आता है, वो होता है कितने मॉक टेस्ट देने हैं। तो देखिए अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपने जस्ट सिलेबस कवर किया है, तो 1 मॉक टेस्ट पर वीक दे दीजिए। फिर एज आई सेड 10-12 जब मॉक टेस्ट देके आप कंफर्टेबल हो जाएं, तब आप शुरू कीजिए 2 मॉक टेस्ट पर वीक देना। ऑल्सो फ्रेंड जब आपके 15 दिन रह जाएं प्रीलिम्स को, तब आप
डेली मॉक टेस्ट दीजिए। ऑल्सो जब 15 दिन प्रीलिम्स के लिए रह जाए, आप पूरा फोकस बस प्रीलिम्स को कीजिए, मेंस पे अभी फोकस मत कीजिए, जस्ट बिफोर 15 डेज बिफोर योर प्रीलिम्स एग्जाम, क्योंकि मेंस के चांस ही आपको नहीं मिलेगा अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया। इसलिए शुरुआत में आप मेंस जरूर साइड बाय साइड प्रिपेयर करें, लेकिन 15 दिन जब रह जाए एग्जाम को प्रीलिम्स के, तब आप मेंस की प्रिपरेशन होल्ड पे रख दीजिए। फिर देखिए, जो तीसरा पॉइंट आता है एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट। तो इसलिए मैंने कहा एक मॉक टेस्ट पर वीक या 2 मॉक टेस्ट पर वीक, क्योंकि बस मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है गाइज। तो मैं इस पे सेपरेट वीडियो पूरा बनाऊंगी, आप देख लीजिएगा कैसे आपको एनालाइज करना है मॉक टेस्ट। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आप जब एनालाइज करेंगे अपना मॉक टेस्ट, तब आपको पता चलेगा आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, प्लस आपको जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है, कौन सा टॉपिक पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, वो सारा मॉक टेस्ट से ही आएगा। ऑल्सो आपको मॉक टेस्ट टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते रहना है। तो आप या फिर एक्सेल पे बना ले कोई शीट, या फिर अपने नोटबुक में बना ले, और अपना परफॉर्मेंस यानी कि मार्क्स, परसेंटाइल, ये सब नोट करते रहें। वैसे तो आजकल जितने भी टेस्ट सीरीज होते हैं उसमें आपका परफॉर्मेंस वो खुद ही एनालाइज करके देते हैं, बट अगर आप उस हैबिट में नहीं है देखने के, तो आप जरूर एक्सेल या नोटबुक में वो कवर अप कर सकते हैं। तो अगर आप प्रीलिम्स लेवल का मान लीजिए मॉक टेस्ट दे रहे हैं 1 घंटे का, तो आपको 1.5 से 2 घंटे एनालाइज करने में लग जाएगा, यानी टोटल आपको जो टाइम लगेगा 1 मॉक टेस्ट में, आपको 3 घंटे लगेंगे। तो जब भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का सोच रहे हो, ये 3 घंटे आप बिल्कुल अलग से रखें, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। सो आई होप फ्रेंड्स दीज इन्फॉर्मेशंस वर हेल्पफुल। जितने भी आपके डाउट्स हैं काफी हद तक वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के बाद। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर प्रिपरेशन इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आपको बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रहना है, उसके बिना सारी स्ट्रैटेजी फेल होगी। सो ऑल दोज हु हैव येट नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, काइंडली डू सब्सक्राइब and hit the like button if you really liked watching the video. So on that note, I'll take a leave. Keep doing your preparation with full motivation, dedication and a positive attitude. So on that note, bye bye and thanks for watching the video.